हेलो एवरीवन, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एरिया कवर कर रहे थे और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में स्पेसिफिकली फंड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। अब फंड अकाउंटिंग के लिए हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल थे, वन इज कॉल्ड डेफरल मेथड एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। तो हमारे करिकुलम में डेफरल मेथड हमने कवर करना है कि डेफरल मेथड के तहत हमारे पास किस तरह से फंड्स प्रेजेंट हो रहे होंगे और इन फंड्स में जो कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रही होंगी, जो इनकम्स आ रही होंगी और जो एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, इनकी ट्रीटमेंट हम स्पेसिफिकली आज के डिस्कशन में, आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि हमारे पास एक एनपीओ में मल्टीपल टाइप या मल्टीपल कैटेगरीज के फंड्स हो सकते हैं। हमारे पास एक इंडोमेंट फंड हो सकता है, हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड फंड हो सकता है। रिस्ट्रिक्टेड फंड में हमारे पास इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड और एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड हो सकता है, और चौथा हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड या फिर जनरल फंड हो सकता है। अब आज के इस लेक्चर में, आज की डिस्कशन में हम इन सारे फंड्स में गिनने वाला कंट्रीब्यूशन, इन सारे फंड्स में जो डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट्स इनकम और इन सारे फंड्स को जब किसी एनपीओ के सोशल पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, एक्सपेंस आउट किया जाएगा, तो इसे हम किस तरह से अकाउंट फॉर करेंगे, ये सारी बातें हम आज की डिस्कशन में, आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए, एनपीओ के केस में, एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने कौन कौन सी स्टेटमेंट बनानी है। एक स्टेटमेंट में हमने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे हमारे पास नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स आ रहे होंगे, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स आ रहे होंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटीज आ रही होंगी, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज आ रही होंगी, और इक्विटी की जगह नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स शो कर रहे होंगे। अब जो जो फंड्स हम कवर करेंगे, यही सारे फंड्स आपको एनपीओ की बैलेंस शीट पे भी देखने को नजर आ रही होगी। बैलेंस शीट के बाद जो अगली स्टेटमेंट हम बनाएंगे वो होगी हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स में हमारे पास डिफरेंट जगहों से इनकम और एनपीओ के सारे एक्सपेंसेस प्रेजेंट हो रहे होंगे, और अल्टीमेटली या तो सरप्लस या डेफिसिट का नंबर आएगा। अगर एक एनपीओ की इनकम का नंबर एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो हमारे पास सरप्लस यानी कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर बनेगा, और अगर हमारे पास इनकम का नंबर कम है लेकिन एक्सपेंडिचर का नंबर ज्यादा है तो हमारे पास डेफिसिट यानी कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम का नंबर बन रहा होगा। तीसरी स्टेटमेंट हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फंड्स। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फंड्स के केस में हमारे पास एनपीओ के जितने भी फंड्स हैं, चाहे फिर वो इंडोमेंट फंड हो, चाहे फिर वो एक या एक से ज्यादा एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड हो, चाहे फिर वो एक या एक से ज्यादा इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड हो, या फिर जनरल अनरिस्ट्रिक्टेड फंड हो, इन सारे फंड्स की हम एक मूवमेंट, इन सारे फंड्स की हम एक रिकंसिलेशन बना रहे होंगे कि साल के शुरू में इन डिफरेंट फंड्स का क्या बैलेंस आ रहा था, ड्यूरिंग द ईयर इन फंड्स में कौन कौन से रीजंस की वजह से इंक्रीज आया, कौन कौन से रीजन की वजह से डिक्रीज आया, और फिर साल के आखिर में इन फंड्स का क्या बैलेंस रह गया है। ये प्रेजेंटेशन हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फंड्स में प्रेजेंट हो रही होगी। अब वन बाय वन इन डिफरेंट तरह के फंड्स और इन डिफरेंट तरह के फंड्स में जो कंट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर होगा, उनकी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडोमेंट फंड की। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडोमेंट फंड की। इंडोमेंट फंड के हवाले से हमने डिस्कस किया था, ये एक ऐसा फंड है जिसमें डोनेशन या कंट्रीब्यूशन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो एक्सपेंस आउट नहीं किया जाता, वो सोशल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। उस अमाउंट को आप एनपीओ के ऑपरेशंस के लिए, उस अमाउंट को आप एनपीओ के ऑब्जेक्टिव के लिए खर्च नहीं कर सकते। बल्कि इंडोमेंट फंड के केस में क्या होता है कि जो भी डोनेशन या कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल अमाउंट है उसे इंटैक्ट रखा जाता है, उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है। वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो सकती है, डिफरेंट तरह के डेट सिक्योरिटीज में हो सकती है, स्टॉक मार्केट में शेयर्स में हो सकती है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है एज पर द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द एनपीओ। एनपीओ की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को देखते हुए इंडोमेंट फंड की जो भी कंट्रीब्यूशन है, जो भी डोनेशन है, उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। फिर उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही होगी, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही होगी, उस इन्वेस्टमेंट इनकम को एनपीओ के सोशल और वेलफेयर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट इनकम आए, उस इन्वेस्टमेंट इनकम का भी एक हिस्सा इंडोमेंट फंड के प्रिंसिपल अमाउंट का पार्ट बन जाए और एक हिस्सा एनपीओ के सोशल और वेलफेयर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। अब इंडोमेंट फंड के केस में ये कंट्रीब्यूशन, ये इन्वेस्टमेंट इनकम और जो भी खर्चा किया गया उसको हम किस तरह से अकाउंट फॉर करेंगे, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने दिस सिटीजन फाउंडेशन टीसीएफ को 6 मिलियन की एक इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन दी। मैंने एक एजुकेशनल एनपीओ दिस सिटीजन फाउंडेशन के नाम से, टीसीएफ के नाम से, उसे 6 मिलियन की डोनेशन दी, उसे 6 मिलियन की कंट्रीब्यूशन दी, ये कहकर कि आपने ये कंट्रीब्यूशन, आपने इस डोनेशन को खर्च नहीं करना, बल्कि आपने इस डोनेशन, आपने इस कंट्रीब्यूशन को इन्वेस्ट कर देना है
और जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी उस इन्वेस्टमेंट इनकम से टीसीएफ बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की किफालत पे काम कर रहा होगा। तो सबसे पहले टीसीएफ को मुझसे जो 6 मिलियन की इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन रिसीव हुई, टीसीएफ अपनी किताबों में जनरल एंट्री बनाएगा, कैश डेबिट 6 मिलियन रुपए से, कैश डेबिट 6 मिलियन रुपए से, और डायरेक्टली इंडोमेंट फंड क्रेडिट कर देगा 6 मिलियन रुपए से। यानी कि इंडोमेंट फंड में जो भी कंट्रीब्यूशन रिसीव होगी कैश डेबिट हो जाएगा और इंडोमेंट फंड डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा। ये जो इंडोमेंट फंड क्रेडिट हो रहा है, ये अमाउंट हम स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रेजेंट नहीं करेंगे, ये अमाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में प्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि इंडोमेंट फंड में जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा उससे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फंड्स की मूवमेंट में इंडोमेंट फंड में एज अ इंक्रीज इन नेट फंड प्रेजेंट कर रहे होंगे। यानी कि इंडोमेंट फंड में जो भी इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन आएगी वो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में प्रेजेंट नहीं होगी, बल्कि जो भी इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन है वो इंडोमेंट फंड के स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट फंड की मूवमेंट में एज अ इंक्रीज इन इंडोमेंट फंड दिखा दिया जाएगा। फिर इस इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, ये इन्वेस्टमेंट इनकम भी डायरेक्टली इंडोमेंट फंड में ही रिफ्लेक्ट हो रही होगी, डायरेक्टली इंडोमेंट फंड में ही एज अ इंक्रीज इन इंडोमेंट फंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट में हम प्रेजेंट कर रहे होंगे। जब इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जब इस फंड के ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी एज अ एनपीओ, तो हमारे पास कैश डेबिट हो जाएगा और हम इन्वेस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि हम डायरेक्टली ये रिटर्न इंडोमेंट फंड में ही क्रेडिट कर देंगे। जो हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट में इंडोमेंट फंड की मूवमेंट बना रहे होंगे, इस इन्वेस्टमेंट इनकम को भी हम इंक्रीज इन इंडोमेंट फंड बैलेंस के तौर पर प्रेजेंट कर रहे होंगे। अच्छा, इंडोमेंट फंड में ऐसा हो सकता है कि एक्सटर्नल डोनर जब अमाउंट डोनेट कर रहा हो तो इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन डोनेट करें। इंडोमेंट फंड के केस में इस फंड के ऊपर, इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इनकम आएगी उस अमाउंट को भी हम इंडोमेंट फंड में लेकर जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एनपीओ के जो ट्रस्टीज हैं, एनपीओ के जो मेंबर्स हैं, वो भी एनपीओ की इनकम का एक हिस्सा, वो भी एनपीओ की इनकम या एनपीओ की सरप्लस का एक हिस्सा अपने जनरल फंड से उठाकर इंडोमेंट फंड में लेकर जा रहे हो। यानी कि फॉर एग्जांपल के एनपीओ के ट्रस्टीज ने डिसाइड किया, बोर्ड मेंबर्स ने डिसाइड किया, हम भी एक अमाउंट एनपीओ के जनरल फंड से उठाकर, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड से उठाकर हर साल एक अमाउंट एंडोमेंट फंड में लेकर जा रहे होंगे। इसे हम कहेंगे इंटरनल ट्रांसफर, इसे हम कहेंगे इंटरनल ट्रांसफर। जिस तरह से हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के केस में रिटेन अर्निंग से एक अमाउंट रिवॉल्यूशन सरप्लस या जनरल रिजर्व, अदर रिजर्व्स में ले जाते हैं, यहां पे भी ये इंटरनल ट्रांसफर कराया जाएगा कि एक फंड से अमाउंट उठाकर आप दूसरे फंड में लेकर जा रहे होंगे। तो अगर ट्रस्टीज, अगर मेंबर्स ऑफ द एनपीओ जनरल फंड, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड से एक अमाउंट उठाकर इंडोमेंट फंड में ले जाते हैं, इसे हम इंटरनल ट्रांसफर करे होंगे। और इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी कि हमारा जनरल अनरिस्ट्रिक्टेड फंड डेबिट हो रहा होगा, हमारा जनरल अनरिस्ट्रिक्टेड फंड डेबिट हो रहा होगा और हमारे पास इंडोमेंट फंड क्रेडिट हो रहा होगा। और ये मूवमेंट भी हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट, हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फंड्स में ही दिखाएंगे, इससे भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे। मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले एक एनपीओ के पास 6 मिलियन की इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन आई, तो कैश डेबिट इंडोमेंट फंड 6 मिलियन से डायरेक्टली क्रेडिट हो गया, इंक्रीज हो गया इन दी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में से प्रेजेंट नहीं किया। फिर इस 6 मिलियन को इन्वेस्ट करके लेट से कि एनपीओ ने 0.6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई, एनपीओ ने 6 लाख रुपए की 0.6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई, तो कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि इंडोमेंट फंड को ही 0.6 मिलियन से क्रेडिट कर देंगे और ये भी एज अ इंक्रीज इन इंडोमेंट फंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट में ही प्रेजेंट हो जाएगा। फिर एनपीओ के ट्रस्टीज ने, एनपीओ के मेंबर्स ने एक अमाउंट लेट से 4 मिलियन का, लेट से कि एक अमाउंट 4 मिलियन का जनरल फंड से उठाकर इंडोमेंट फंड में ट्रांसफर कर दिया, तो ये इंटरनल ट्रांसफर है, जनरल फंड अनरिस्ट्रिक्टेड फंड डेबिट और इंडोमेंट फंड क्रेडिट हो जाएगा। अब जब इस इंडोमेंट फंड से जो खर्चा किया जाएगा, याद रहे ये जो खर्चा किया जाएगा ये इन्वेस्टमेंट इनकम की हद तक ही किया जा सकता है, प्रिंसिपल अमाउंट को इंटैक्ट रखा जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं छेड़ा जाएगा। तो जो भी खर्चा इंडोमेंट फंड से किया जाएगा, कैश क्रेडिट और इंडोमेंट फंड ही डेबिट हो जाएगा। कैश क्रेडिट और इंडोमेंट फंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट में एज अ डिक्रीज इन इंडोमेंट फंड क्रेडिट हो रहा होगा। जब इस फंड को यूटिलाइज किया जाएगा सोशल और वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स के लिए, सोशल और वेलफेयर पर्पसेस के लिए, तो कैश क्रेडिट और इंडोमेंट फंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में डेबिट हो रहा होगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में आप इंडोमेंट फंड को डिक्रीज कर रहे होंगे। तो ये तो आपके पास जनरल एंट्रीज बन गई कि कंट्रीब्यूशन के रिसीविंग पे क्या एंट्री बनाई जाएगी,
इन्वेस्टमेंट इनकम की केस में क्या एंट्री बनाई जाएगी, इंटरनल ट्रांसफर की केस में क्या एंट्री बनाई जाएगी, और फाइनली जब उन फंड्स को यूटिलाइज किया जाएगा एंडोमेंट फंड से तो फिर क्या जनरल एंट्री बनाई जाएगी। इसी चीज को अगर हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट में प्रेजेंटेशन के तौर पे देखें तो जो हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फंड्स प्रिपेयर कर रहे होंगे उसमें आपके पास एंडोमेंट फंड का एक कॉलम आ जाएगा। इस एंडोमेंट फंड के कॉलम में हमारे पास एंडोमेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा जो कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा। फिर ड्यूरिंग द ईयर अगर हमने एंडोमेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन रिसीव की तो वो इस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में एंडोमेंट फंड में ही एज अ इंक्रीज दिखाया जाएगा, हमारे एग्जांपल में 6 मिलियन। फिर ड्यूरिंग द ईयर इस एंडोमेंट फंड के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम आती है तो कैश डेबिट और एंडोमेंट फंड हमने क्रेडिट किया था तो वो भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में एंडोमेंट फंड के कॉलम में इंक्रीज इन एंडोमेंट फंड बैलेंस के तौर पे दिखाया जाएगा। एक इन्वेस्टमेंट इनकम की लाइन आइटम आएगा और एंडोमेंट फंड का बैलेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर कोई अमाउंट इंटरनली ट्रांसफर किया जा रहा है, जनरल फंड से उठाकर एंडोमेंट फंड में डाला जा रहा है तो जनरल फंड के कॉलम में वो अमाउंट नेगेटिव में और एंडोमेंट फंड के कॉलम में वो अमाउंट पॉजिटिव में एज अ इंक्रीज इन एंडोमेंट फंड बैलेंस प्रेजेंट किया जाएगा। और फिर जब एंडोमेंट फंड से कोई अमाउंट एक्सपेंस आउट या कोई अमाउंट खर्च किया जाएगा सोशल या वेलफेयर पर्पस के लिए तो इस अमाउंट को भी हम एंडोमेंट फंड के ही कॉलम से निकालेंगे, यानी कि एज अ डिक्रीज इन एंडोमेंट फंड प्रेजेंट करेंगे। एंडोमेंट फंड डेबिट और कैश एंड बैंक क्रेडिट हो रहा होगा तो फाइनली आपके पास एंडोमेंट फंड का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा। अब जो भी ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस में कंट्रीब्यूशन ऐड होगा, इन्वेस्टमेंट इनकम ऐड होगा, इंटरनल ट्रांसफर ऐड होगा, एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स लेस होंगे और हमारे पास एंडोमेंट फंड का क्लोजिंग बैलेंस बन रहा होगा। यानी कि एक चीज आपको एंडोमेंट फंड के केस में समझ आएगी कि एंडोमेंट फंड के केस में कोई भी अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, कोई भी अमाउंट आपकी स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रेजेंट नहीं हो रहा होगा। एंडोमेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, जो इंटरनल ट्रांसफर आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है, जो एक्सपेंडिचर आ रही है, ये सारी चीजें आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट फंड, एंडोमेंट फंड के कॉलम में एज अ इंक्रीज या डिक्रीज प्रेजेंट करेंगे। एंडोमेंट फंड के हवाले से आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई चीज नजर नहीं आ रही होगी। इसके बाद हम बात करते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड या जनरल फंड की। इसके बाद हम बात करते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड या जनरल फंड की। अनरिस्ट्रिक्टेड या जनरल फंड का मतलब है कि वो पैसा जो कि डोनर ने एक एनपीओ में डोनेट किया, जो कि डोनर ने एक एनपीओ में कंट्रीब्यूट किया और उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। एक एनपीओ को पैसे देते वक्त कोई कंडीशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, यानी एनपीओ की मर्जी है कि जिस पर्पस के लिए एनपीओ चाहे इस पैसे को इस्तेमाल कर सकता है। अब जनरल या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड के केस में जो भी डोनेशन, जो भी कंट्रीब्यूशन आएगी, इस डोनेशन, इस कंट्रीब्यूशन को हम एज अ कंट्रीब्यूशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रेजेंट कर रहे होंगे। जनरल या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड में जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा, जो भी डोनेशन आएगा, इसे हम एज अ कंट्रीब्यूशन इनकम अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में प्रेजेंट कर रहे होंगे। जब कंट्रीब्यूशन रिसीव होगा तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट, कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट होगा। ये कंट्रीब्यूशन इनकम आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब अगर जनरल या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड में कोई पैसा रखा हुआ है और उसको भी कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है, कहीं उससे इन्वेस्टमेंट इनकम वगैरह आ रही होती है, तो जो ये इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, ये भी आपके पास इन्वेस्टमेंट इनकम एज अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में ही प्रेजेंट हो रही होगी। यानी कि जो भी हमारे पास जनरल या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड में अमाउंट रखा हुआ था, फंड में जो पैसे रखे हुए थे, हमने अगर उसे इन्वेस्ट करके कोई इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई तो कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में क्रेडिट हो जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में एज अ इनकम प्रेजेंट हो जाएगी। फिर अगर इस जनरल या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड से फंड्स किसी और फंड में यूटिलाइज किए जाते हैं, किसी और फंड में ट्रांसफर किए जाते हैं, जिसे हम इंटरनल ट्रांसफर का नाम दे रहे होंगे। अगर हमारा एनपीओ जनरल या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड से कुछ फंड्स उठाकर एंडोमेंट फंड में ट्रांसफर कर दे या इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में ट्रांसफर कर दे, तो इसे हम इंटरनल ट्रांसफर कहेंगे। जिस तरह से हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में इक्विटी के बैलेंसेस को ट्रांसफर करते थे, रिवैल्यूएशन सरप्लस से उठाकर रिटेन अर्निंग में, रिटेन अर्निंग से उठाकर जनरल या अदर रिजर्व्स में, इसी तरह इसी एडजस्टमेंट को भी हम इंटरनल ट्रांसफर कह रहे होंगे। तो अगर आप जनरल या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड से कोई अमाउंट उठाकर एंडोमेंट फंड या इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में ट्रांसफर करते हो तो आपका जनरल अनरिस्ट्रिक्टेड फंड डेबिट हो रहा होगा और एंडोमेंट फंड या फिर इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड क्रेडिट हो रहा होगा। जनरल अनरिस्ट्रिक्टेड फंड डेबिट, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड या फिर एंडोमेंट फंड क्रेडिट हो रहा होगा। जनरल अनरिस्ट्रिक्टेड फंड डेबिट, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड या फिर एंडोमेंट फंड क्रेडिट किया जाएगा। और जब आप इस जनरल या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड से खर्चा करोगे,
जब आप इस जनरल या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड से एनपीयू के ऑपरेशंस के लिए, एनपीयू के सोशल वेलफेयर चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स के लिए खर्चा करोगे, तो जो भी खर्चा किया जाएगा वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में एज अ एक्सपेंस, एज अ एक्सपेंडिचर डेबिट हो रहा होगा, कैश एंड बैंक क्रेडिट किया जा रहा होगा। मैं रिपीट करता हूं, जनरल अनरिस्ट्रिक्टेड फंड में जब कंट्रीब्यूशन आएगा, कैश डेबिट, कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट। जनरल और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड के ऊपर जब इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट। जनरल या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड से जब खर्चा किया जाएगा, एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट होगा। अब जो भी ये कंट्रीब्यूशन आ रहा है, जो भी ये इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है, जो भी ये खर्चा किया जा रहा है, ये इनकम, ये कंट्रीब्यूशन, ये एक्सपेंडिचर हम स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हम स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रेजेंट कर रहे होंगे। जो इनकम है वो इनकम की हेडिंग में, जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस की हेडिंग में। और अगर एक अमाउंट हम जनरल फंड से या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड से ट्रांसफर कर रहे हैं किसी और फंड में, इंडोमेंट फंड में या इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड फंड में, तो ये इंटरनल ट्रांसफर कहलाया जाएगा। इससे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में प्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि इससे आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में ही प्रेजेंट कर रहे होंगे। जनरल फंड या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड डेबिट हो जाएगा, इंडोमेंट फंड या इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तो हमने जनरल एंट्रीज देखी। अगर हम इसकी प्रेजेंटेशन देखें इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में अनरिस्ट्रिक्टेड या जनरल फंड की कंट्रीब्यूशन इनकम आ रही होगी इनकम की हेडिंग में। जनरल या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है, ये इन्वेस्टमेंट इनकम भी आपके पास इनकम में प्रेजेंट होगी। और जो भी एक्सपेंसेस किए जाएंगे वो एक्सपेंडिचर आपके पास एक्सपेंडिचर्स में प्रेजेंट होंगे, एक्सपेंडिचर की हेडिंग में प्रेजेंट हो रहे होंगे। यानी कि जनरल अनरिस्ट्रिक्टेड फंड में जो इनकम, जो इन्वेस्टमेंट इनकम, जो कंट्रीब्यूशन इनकम और जो एक्सपेंसेस हैं, इन तीनों चीजों को आप स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रेजेंट करोगे। और जो लास्ट चीज है, दैट इज इंटरनल ट्रांसफर फ्रॉम द जनरल फंड टू द इंडोमेंट फंड और इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड, इससे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में बनाएंगे। अगर हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट फंड्स में जनरल फंड्स और रिस्ट्रिक्टेड फंड की मूवमेंट देखें, तो हमारे पास जनरल और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा। जो भी हमारे जनरल फंड का या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, वो इस साल का ओपनिंग आ जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट से जो सरप्लस या डेफिसिट आएगा, ड्यूरिंग द ईयर हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जब हम कंप्लीटली बना लेंगे तो अल्टीमेटली या तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा। तो जो भी सरप्लस या डेफिसिट है ये आपके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में जनरल फंड में ऐड या लेस हो रहा होगा। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट कंप्लीटली प्रिपेयर की, जो भी वहां पे नेट सरप्लस या नेट डेफिसिट नजर आ रहा होगा, इस नेट सरप्लस या नेट डेफिसिट को आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट फंड, जनरल फंड के कॉलम में एज अ ऐड या लेस, एज अ इंक्रीज या डिक्रीज प्रेजेंट कर रहे होंगे। अगर कोई अमाउंट जनरल फंड से ट्रांसफर किया जा रहा है इंडोमेंट फंड में या इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में, तो इसे हम जनरल फंड के केस में जनरल फंड के कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जनरल फंड का, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का फाइनली क्लोजिंग बैलेंस नजर आ जाएगा। तो जनरल फंड के केस में, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड के केस में तीन चीजें हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। नंबर 1 कंट्रीब्यूशन इनकम, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट इनकम एंड नंबर 3 एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर्स। और एक चीज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में रिफ्लेक्ट होगी, दैट इज इंटरनल ट्रांसफर फ्रॉम जनरल और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड टू इंडोमेंट फंड और इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड। अगर हम मूवमेंट की बात करें तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर उसके बाद सरप्लस जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट से आएगा। फिर हमारे पास कोई इंटरनल ट्रांसफर हुआ है किसी और फंड में, तो वो एज अ नेगेटिव बैलेंस, एज अ डिडक्शन शो करेंगे, तो हमारे पास जनरल अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड की। और रिस्ट्रिक्टेड फंड में भी हमारे पास दो सब कैटेगरीज थी, एक था हमारे पास एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड, एक था हमारे पास इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड। पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड की। देखिए एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड क्या था। एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब है कि डोनर, कॉन्ट्रीब्यूटर एनपीओ को कोई डोनेशन दे रहा है, एनपीओ को कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है और इसके ऊपर कोई कंडीशन लगा रहा है कि भाई फला डोनेशन, फला कॉन्ट्रीब्यूशन इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही खर्च किया जाए, मस्जिद को बनाने के लिए ही खर्च किया जाए, स्कूल को बनाने के लिए ही खर्च किया जाए, लाइब्रेरी को बनाने के लिए ही खर्च किया जाए, किताबों खरीदने के लिए ही खर्च किया जाए, मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करने के लिए ही खर्च किया जाए। अगर डोनर एनपीओ को डोनेशन देते वक्त, अगर डोनर एनपीओ को कंट्रीब्यूशन देते वक्त कोई कंडीशन, कोई टाइम लिमिट मेंशन कर दे, तो इस तरह की कंट्रीब्यूशन को हम एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन कहते हैं और इस तरह की कंट्रीब्यूशन हमारी एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड में रिफ्लेक्ट हो रही होगी। अब एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड के केस में हमारे पास मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं। हो सकता है
कि जो भी कंट्रीब्यूशन की जा रही है वो करंट या पास्ट ईयर के एक्सपेंसेस के अगेंस्ट दी जा रही हो सकता है कि जो भी कंट्रीब्यूशन दी जा रही है वो फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए दी जा रही हो सकता है कि जो कंट्रीब्यूशन दी जा रही है वो किसी एसेट को परचेस करने के लिए दी जा रही हो सकता है कि जो एसेट को परचेस करने के लिए कंट्रीब्यूशन दी जा रही है वो कोई डेप्रिशिएबल एसेट हो सकता है वो कोई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट हो। तो चार तरह के पॉसिबल सिनेरियोज हैं, या तो कंट्रीब्यूशन पास्ट ईयर और करंट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए होगी, या फिर कंट्रीब्यूशन फ्यूचर ईयर के एक्सपेंसेस के लिए होगी, या फिर कंट्रीब्यूशन किसी डेप्रिशिएबल एसेट को परचेस करने के लिए होगी, या फिर कंट्रीब्यूशन किसी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट को परचेस करने के लिए दी जा रही होगी। इस एरिया में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कवर करेंगे वो मोर और लेस वैसी ही है जैसे आपने गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कवर की थी। हमने IAS 20 के केस में गवर्नमेंट ग्रांट से पर्टेनिंग भी एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कवर की थी कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट पास्ट एक्सपेंसेस के लिए हो, करंट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए हो, फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए हो, डेप्रिशिएबल एसेट के लिए हो, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए हो, तो गवर्नमेंट ग्रांट को हम कैसे अकाउंट फॉर करते हैं। मोर और लेस यहां पे भी उसी तरह की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको कवर करवाई जाएगी। एक छोटा सा डिफरेंस है एक जगह पर, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर एक एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है जो कि पास्ट ईयर या करंट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए दी गई है, जो कि पास्ट ईयर या करंट ईयर के एक्सपेंसेस को इनकर करने के लिए कंट्रीब्यूशन दिया गया है, तो इसे हम कहेंगे रिलेटेड टू पास्ट और करंट ईयर एक्सपेंसेस। अब इस केस में जब कंट्रीब्यूशन रिसीव होगा इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर नहीं जाएंगे, इसे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में भी लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि इसे हम अपने पास एज अ लायबिलिटी, एज अ डेफर्ड रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे। जब आपने एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन रिसीव किया और ये कंट्रीब्यूशन पास्ट या करंट ईयर के एक्सपेंस के लिए दिया गया है, तो जब आपके पास कंट्रीब्यूशन रिसीव होगा कैश डेबिट, डेफर्ड लायबिलिटी, डेफर्ड रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ भी नहीं किया, यानी कि आपके पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भी कोई बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अब जब आप वो खर्चा करोगे तो खर्चे की तो सिंपल सी एंट्री बन जाएगी, एक्सपेंस डेबिट, कैश एंड बैंक क्रेडिट। ये जो एक्सपेंस आपने डेबिट किया, कैश एंड बैंक आपने क्रेडिट किया, ये एक्सपेंस आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने मस्जिद के इमाम साहब को डोनेशन दी, ये कहकर डोनेशन दी कि भाई इस पैसों से करंट ईयर के इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे किए जाएंगे। मैंने मस्जिद के इमाम साहब को डोनेशन दी फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की, ये कहकर कि इस पैसों से मस्जिद के इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे किए जाएंगे करंट ईयर के। तो जो भी वहां पे अकाउंटेंट या जो भी मस्जिद का मुलाजिम है वो एंट्री क्या बनाएगा, कैश डेबिट, डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड लायबिलिटी 100 रुपए से क्रेडिट। अब जब साल के आखिर में इस मस्जिद का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया गया तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट हुआ, कैश एंड बैंक क्रेडिट हुआ। जब ये अमाउंट एक्सपेंस आउट हुआ, यानी कि जिस पर्पस के लिए मैंने वो डोनेशन, वो कंट्रीब्यूशन दी थी, वो एक्सपेंस फाइनेंशियल्स में रिकॉर्ड हुआ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड हुआ, उस वक्त ये डेफर्ड रेवेन्यू या डेफर्ड लायबिलिटी अमोर्टाइज हो जाएगी और एज अ इनकम रिकॉग्नाइज हो रही होगी। यानी कि डेफर्ड लायबिलिटी, डेफर्ड रेवेन्यू डेबिट हो जाएगा और अमोर्टाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन इनकम, अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि यहां पे आप सेम वही काम कर रहे हो जो आप गवर्नमेंट ग्रांट के केस में करते थे। गवर्नमेंट ग्रांट के केस में भी अगर हमें करंट ईयर के एक्सपेंसेस दिए जाए, करंट ईयर के एक्सपेंसेस को फाइनेंस करने के लिए पैसे दिए जाए, तो पहले गवर्नमेंट ग्रांट का पैसा हम डेफर्ड ग्रांट कर देते थे, फिर जैसे ही वो खर्चा करते थे उस डेफर्ड ग्रांट को हम इनकम में रिकॉर्ड करते थे। यहां पे इस डेफर्ड कंट्रीब्यूशन को हम, डेफर्ड लायबिलिटी को हम, डेफर्ड रेवेन्यू को हम एज अ इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो करंट ईयर का एक्सपेंस हम इनकर कर रहे होंगे। अब एक चीज यहां समझ आती है कि एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन और एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन फॉर पास्ट ईयर और करंट ईयर के केस में आपके पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कोई चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, आपके पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में कोई चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। जो भी पैसा आया आपने डेफर्ड लायबिलिटी, डेफर्ड रेवेन्यू में पार्क कर दिया। अब जब रिलेटेड एक्सपेंस किया तो वो अमाउंट डेफर्ड लायबिलिटी, डेफर्ड रेवेन्यू से उठाकर आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में एज अ अमोर्टाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन इनकम के तौर पर रिकॉग्नाइज कर दिया है। अच्छा, इसी के अगेंस्ट अगर हमें एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन दी जा रही है और फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए दी जा रही है, अब देखिए फ्यूचर एक्सपेंसेस कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कोई स्पेसिफिक पर्पस हो सकता है या कोई टाइम लिमिट हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक मस्जिद के इमाम साहब को 100 रुपए का डोनेशन, 100 रुपए की कंट्रीब्यूशन दिया, ये क्या कर दिया कि ये जो 100 रुपए की डोनेशन, 100 रुपए की कंट्रीब्यूशन है, ये अगले 2 सालों के, करंट ईयर के नहीं, अगले 2 सालों के इलेक्ट्रिसिटी बिल को फाइनेंस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिम्बर्स करने के तौर पर मैंने दिया है। तो डे 1 पे जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट हो जाएगा, डेफर्ड लायबिलिटी, डेफर्ड रेवेन्यू 100 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल कि पहले साल क्लोज होता है, पहले साल के आखिर में लेट्स से कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है 70 रुपए का,
तो 70 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट हो रहा होगा, कैश एंड बैंक क्रेडिट हो रहा होगा। चूंकि 70 रुपए का एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया, तो जो 100 रुपए का डेफर्ड रेवेन्यू, 100 रुपए की लायबिलिटी हमने रिकॉर्ड की थी डे 1 पे, इस 100 रुपए में से 70 रुपए को एज अ इनकम रिकॉर्ड कर देंगे, यानी कि डेफर्ड लायबिलिटी, डेफर्ड रेवेन्यू 70 रुपए से डेबिट और अमोर्टाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन इनकम 70 रुपए से इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में क्रेडिट हो जाएगा। एक और साल कंप्लीट हुआ, लेट्स से कि दूसरे साल का, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, दूसरे साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 30 रुपए, तो 30 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट हो रहा होगा, कैश एंड बैंक क्रेडिट हो रहा होगा। और चूंकि अब 30 रुपए का फर्दर एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया, तो जो 30 रुपए का डेफर्ड लायबिलिटी या डेफर्ड रेवेन्यू का अमाउंट था, आप इस डेफर्ड रेवेन्यू को डेबिट कर देंगे और अमोर्टाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में क्रेडिट कर देंगे। अगेन यहां पे एक बात गौर करें कि अब तक जो बातें हमने कवर की, कुछ भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में नहीं जा रहा। डेफर्ड लायबिलिटी रिकॉर्ड हो रही है तो वो बैलेंस शीट पे क्रिएट हो रही है, इनकम अमोर्टाइज हो रही है, एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन से पर्टेनिंग अब तक कुछ भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तीसरी कैटेगरी ये हो सकती है कि कोई एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन हो और वो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन किसी डेप्रिशिएबल एसेट को परचेज करने के लिए दिया गया हो। कोई एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन दी जाए और वो किसी डेप्रिशिएबल एसेट को परचेज करने के लिए दिए जाए। फॉर एग्जांपल कि मैंने मस्जिद के इमाम साहब को पैसे दिए, ये कहकर कि आपने इससे मस्जिद के लिए फर्नीचर परचेज करना है, आपने इससे मस्जिद के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना है, या आपने इसके मस्जिद की कोई एक इमारत नहीं कंस्ट्रक्ट करनी है, यानी कि जो पैसे दिए गए वो एक डेप्रिशिएबल एसेट को परचेज करने के लिए दिए गए हैं। इस केस में भी क्या होगा कि जो भी कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा, कैश डेबिट, डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, जो कि बैलेंस शीट में जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में नहीं जाएगा। अब जब वो डेप्रिशिएबल एसेट परचेज किया जाए और डेप्रिशिएबल एसेट परचेज करने के बाद डेप्रिशिएट किया जाए, तो जैसे जैसे उस डेप्रिशिएबल एसेट का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, वैसे वैसे इस डेफर्ड लायबिलिटी, इस डेफर्ड रेवेन्यू को अमोर्टाइज करते हुए कंट्रीब्यूशन इनकम रिकॉर्ड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कि मैंने इमाम साहब को 100 रुपए की डोनेशन दी, ये कहकर कि आपने इस डोनेशन से मस्जिद के लिए फर्नीचर खरीदना है, तो कैश डेबिट, डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट हो गया 100 रुपए से। अब इमाम साहब ने मेरी कंट्रीब्यूशन से और कुछ और पैसों से लेट्स से कि 250 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया, तो फर्नीचर डेबिट, कैश एंड बैंक क्रेडिट हो गया। अब फर्नीचर पहले साल के आखिर में लेट्स से डेप्रिशिएट हुआ 50 रुपए से, लेट्स से फर्नीचर की यूजफुल लाइफ है 5 साल, तो हम 250 रुपए को 5 साल पे 50 रुपए के हिसाब से डेप्रिशिएट करेंगे, तो पहले साल के आखिर में ये फर्नीचर 50 रुपए से डेप्रिशिएट होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट। और चूंकि फर्नीचर की लाइफ 5 साल है, तो जो मैंने कंट्रीब्यूशन दिया था, जो कि एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन था फॉर द परचेज ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, उसका भी 1/5 हिस्सा अमोर्टाइज होकर कंट्रीब्यूशन इनकम के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगा। यानी कि डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और अमोर्टाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में 20 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। 100 रुपए की कंट्रीब्यूशन थी, 250 रुपए का एसेट था, 5 साल की लाइफ थी, तो 250 रुपए के एसेट को 5 साल पे डेप्रिशिएट करूंगा तो हर साल 50-50 रुपए का एक्सपेंस आएगा। 100 रुपए की कंट्रीब्यूशन को 5 साल पे अमोर्टाइज करूंगा तो हर साल 20-20 रुपए की कंट्रीब्यूशन इनकम आ रही होगी। अब तक जो हमने बातें डिस्कस की, ये सेम वही ट्रीटमेंट थी जो हमने IAS 20 में गवर्नमेंट ग्रांट के केस में डिस्कस की थी। गवर्नमेंट ग्रांट के केस में भी आप गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर कर देते हो, जब खर्चा किया जाए या जब ऐसे डेप्रिशिएट हो रहा हो, वैसे वैसे आप डेफर्ड ग्रांट को अमोर्टाइज करके ग्रांट इनकम अपने P&L में रिकॉर्ड करते हो। अब तक जो बातें हमने एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन के केस में डिस्कस की, ये सेम वही है जो कि गवर्नमेंट ग्रांट में हमने कवर की थी। लास्ट जो एरिया है, लास्ट जो सिनेरियो है, यहां पे थोड़ी सी डिफरेंट ट्रीटमेंट है कि अगर एक एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है और वो एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट को परचेज करने के लिए दिया जा रहा है, अगर एक एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है और वो एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट को परचेज करने के लिए दिया जा रहा है, तो अब इस कंट्रीब्यूशन को हम डेफर्ड लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब इस कंट्रीब्यूशन को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में एज अ इनकम भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि जो भी कंट्रीब्यूशन है वो डायरेक्टली आपके जनरल फंड में जा सकता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में, या फिर आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में एक सेपरेट फंड क्रिएट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल कि मैंने मस्जिद के इमाम साहब को 100 रुपए दिए मस्जिद के लिए एक लैंड परचेज करने के लिए, मस्जिद के लिए एक लैंड परचेज करने के लिए मैंने मस्जिद के इमाम साहब को 100 रुपए दिए, तो कैश 100 रुपए से डेबिट हो जाएगा, या तो इस 100 रुपए को जनरल फंड में ही क्रेडिट कर दिया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में नहीं, बल्कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में जनरल फंड के कॉलम में ऐड कर दिया जाएगा, या फिर हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट फंड में एक सेपरेट कॉलम बना दें कि लैंड रिजर्व्स या लैंड फंड, और इस
अमाउंट को हम लैंड फंड के कॉलम में ऐड कर देंगे। और जब ये लैंड परचेज कर ली जाएगी तो आपके पास लैंड डेबिट कैश क्रेडिट हो जाएगा, लैंड डेबिट कैश क्रेडिट हो जाएगा। लैंड चूंकि एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो वो डेप्रिशिएट नहीं हो रहा होगा। ये वो हिस्सा है जो कि थोड़ा सा मुख्तलिफ है एज कंपेयर टू IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट के केस में अगर हमें नॉन डेप्रिशिएबल एसेट को परचेज करने के लिए कोई ग्रांट दी जाए तो उसे भी हम डेफर्ड ग्रांट के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं, और फिर जो भी कंडीशन अटैच की जाती है कंडीशन के हिसाब से इस डेफर्ड ग्रांट को एज अ इनकम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर द परचेज ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो इसे कभी भी इनकम के तौर पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं नजर दिखाया जाएगा। इसे हम डायरेक्टली या तो जनरल फंड में ले जाएंगे या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स नेट फंड में एक सेपरेट कॉलम क्रिएट कर देंगे, फॉर एग्जांपल लैंड फंड के नाम से। और जैसे जैसे वो खर्चा करते जाएंगे, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट परचेज करेंगे तो आपके पास लैंड डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड में अगर हमारे पास कंट्रीब्यूशन करंट ईयर के एक्सपेंसेस, फ्यूचर ईयर के एक्सपेंसेस, डेप्रिशिएबल एसेट या नॉन डेप्रिशिएबल एसेट को परचेज करने के लिए दिए गए तो इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, कंट्रीब्यूशन मिलते वक्त, कंट्रीब्यूशन को खर्च करते वक्त, ये बातें तो हमने डिस्कस की। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन का पैसा रखा हुआ है जो कि आपकी डेफर्ड लायबिलिटी में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। आप उस पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर दो, आप उस पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर दो और इन्वेस्ट करने के बाद आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही हो, तो अगर एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड के पैसों को कहीं इन्वेस्ट करके कोई इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है, इस इन्वेस्टमेंट इनकम को भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में एज अ इनकम नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि इसे भी डेफर्ड लायबिलिटी डेफर्ड रेवेन्यू में ही क्यूमुलेट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन था, चाहे करंट ईयर के एक्सपेंस का, चाहे फ्यूचर एक्सपेंस का, चाहे डेप्रिशिएबल एसेट का, चाहे नॉन डेप्रिशिएबल एसेट का, लेकिन वो फंड फॉर द टाइम भी अनयूटिलाइज था। हमने उसे कहीं इन्वेस्ट कर दिया और वहां से इन्वेस्टमेंट इनकम कमा ली, तो जो इन्वेस्टमेंट इनकम है कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट नहीं होगा, बल्कि आपका डेफर्ड रेवेन्यू डेफर्ड लायबिलिटी ही क्रेडिट हो रहा होगा। अब एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन के केस में आपको एक बात यह समझ आई होगी कि एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन या एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड के केस में कुछ भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में नहीं जाएगा। एक सिनेरियो अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट परचेज किया जा रहा है तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में जाएगा, लेकिन अगर करंट ईयर या पास्ट ईयर के एक्सपेंसेस हैं, फ्यूचर ईयर के एक्सपेंसेस हैं या फिर डेप्रिशिएबल एसेट को परचेज करने के लिए कंट्रीब्यूशन दिया गया है तो कोई भी कंट्रीब्यूशन या कोई भी एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। पहले कंट्रीब्यूशन डेफर्ड रेवेन्यू में चला जाएगा, फिर जब खर्चा एक्सपेंस आउट होगा, चाहे वो खर्चा हो या डेप्रिशिएबल एसेट हो, वैसे वैसे इस डेफर्ड रेवेन्यू को अमोर्टाइज करते हुए कंट्रीब्यूशन इनकम रिकॉग्नाइज की जा रही होगी। और लास्ट है हमारे पास इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड। इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये वो फंड है जिसमें एक्सटर्नल डोनर कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, जिसमें एक्सटर्नल डोनर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा, बल्कि एनपीओ के जो ट्रस्टीज हैं, एनपीओ के जो मेंबर्स हैं, वो इंटरनली कोई फंड एलोकेट कर रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। यानी कि एक्सटर्नल डोनर की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन, एक्सटर्नल डोनर की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एनपीओ के जो बोर्ड मेंबर्स हैं या ट्रस्टीज हैं उन्होंने डिसाइड ये किया कि हम फंड का एक हिस्सा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एलोकेट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए या कोई भी एक्सवाइजी पर्पस के लिए। तो इस तरह के फंड को हम एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड, इस तरह के फंड को हम इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड कह रहे होंगे। अब देखिए एक बात तो आपको समझ आई कि इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में कोई कंट्रीब्यूशन बाहर से नहीं आएगा, कोई कंट्रीब्यूशन एक्सटर्नल वर्ड से नहीं आएगा। जो भी पैसा, जो भी फंड इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में आएगा उसे हम जनरल फंड से ही ट्रांसफर कर रहे होंगे, क्योंकि एनपीओ के ट्रस्टीज या बोर्ड मेंबर ये डिसाइड कर रहे हैं ना कि एक पैसा सेट असाइड कर दिया जाए, एक फंड को इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड बना दिया जाए, तो यहां पे जो भी इनफ्लोज होंगे वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से नहीं आ रहे होंगे बल्कि इंटरनल ट्रांसफर से ही आ रहे होंगे। तो जनरल फंड से जब आप पैसा इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में ट्रांसफर करोगे, इसे हम इंटरनल ट्रांसफर का नाम देंगे। जनरल फंड डेबिट, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और ये जो जनरल फंड आपने डेबिट किया, ये जो इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड आपने क्रेडिट किया, ये भी बैलेंस शीट पे नजर नहीं आएगा, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नजर नहीं आएगा। इससे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स या नेट फंड की मूवमेंट में प्रेजेंट कर रहे होंगे। यानी जनरल फंड के कॉलम में अमाउंट नेगेटिव में शो हो जाएगी और इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड के कॉलम में अमाउंट पॉजिटिव में शो हो रही होगी। फिर इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में जो पैसा रखा हुआ है, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में जो फंड्स रखे हुए हैं, उसको भी इन्वेस्ट करके कोई इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई जा सकती है। अगर इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में कोई फंड सेट असाइड किए गए तो हो सकता है उसे भी कहीं इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई जाए। इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड पे जो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, इस इन्वेस्टमेंट इनकम को भी
इन्वेस्टमेंट इनकम के तौर पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में ही इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड की मूवमेंट में ऐड कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। यानी फॉर एग्जांपल हमने 500 रुपए जनरल फंड से ट्रांसफर किए इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में, तो जनरल फंड 500 से डेबिट, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड 500 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। इस 500 रुपए के फंड के ऊपर 50 रुपए की इन्वेस्टमेंट इनकम आई, तो कैश इन बैंक 50 से डेबिट, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड 50 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा, और इसे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स या नेट फंड की मूवमेंट में इंक्रीज या ऐड कर रहे होंगे। और जब इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड से खर्चा किया जाएगा, तो इस खर्चे को भी एज अ एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में प्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि जो भी खर्चा किया जाएगा वो डायरेक्टली इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड से यूज किया जाएगा। इसे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स या नेट फंड में एज अ डिडक्शन, एज अ डिक्रीज प्रेजेंट कर रहे होंगे। यानी फॉर एग्जांपल कि 500 रुपए पहले ट्रांसफर किए, जनरल फंड डेबिट, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड क्रेडिट, 500 के ऊपर 50 रुपए की इनकम आई, कैश डेबिट, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड क्रेडिट। अब इस 550 में से आपने 200 रुपए खर्च कर दिए, तो इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड डेबिट और कैश 200 रुपए से क्रेडिट हो रहा होगा। जितनी भी चीजें आपको यहां नजर आ रही है, ये कुछ भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जा रहा, ये कुछ भी आपकी बैलेंस शीट पे नहीं जा रहा, ये सारी चीजें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में मूवमेंट में प्रेजेंट हो रही है। जब ट्रांसफर आया, इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड फंड इंक्रीज हुआ, जब इन्वेस्टमेंट इनकम आई, इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड फंड इंक्रीज हुआ, और जब एक्सपेंडिचर किया गया, फंड्स यूटिलाइज किए गए, तो इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड फंड में डिक्रीज आ रहा होगा। तो ये हमने फाइनली चारों तरह की फंड्स की कंट्रीब्यूशन, चारों तरह की फंड्स में आने वाली इन्वेस्टमेंट इनकम और चारों तरफ के फंड्स के एक्सपेंडिचर्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उनकी प्रेजेंटेशन, उनके डिस्क्लोजर के हवाले से बात की। अगर हम इन सारी चीजों को थोड़ा समराइज करें कि हमारे पास इन चारों फंड्स में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कहां से आएगी। सर, जनरल फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन आएगी एक्सटर्नल वर्ल्ड से, और जो भी एक्सटर्नल डोनर से कॉन्ट्रीब्यूशन जनरल फंड में आ रही है, इसे हम एज अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रेजेंट करेंगे। इंडोमेंट फंड में भी कॉन्ट्रीब्यूशन आएगी डोनर से, विद अ कंडीशन के प्रिंसिपल अमाउंट इस्तेमाल नहीं करना। तो इंडोमेंट फंड में जो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगी उससे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके नहीं जाओगे, बल्कि इंडोमेंट फंड में डायरेक्टली इंक्रीज कर दोगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स की वर्किंग में। इसके बाद एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड आपके पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में नजर ही नहीं आ रहा होगा। जो भी एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड में कंट्रीब्यूशन आएगी विद सम एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन बाय द डोनर्स, इससे हम अपने पास इनिशियली डेफर्ड लायबिलिटी, डेफर्ड रेवेन्यू के तौर पे बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड करेंगे, और फिर जैसे जैसे फ्यूचर में खर्चा किया जाएगा, वैसे वैसे इस डेफर्ड लायबिलिटी, इस डेफर्ड रेवेन्यू को इनकम के तौर पे अमोर्टाइज किया जाएगा। और लास्ट हमारे पास इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड। इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड के केस में कोई एक्सटर्नल डोनेशन नहीं आएगी, कोई बाहर से बंदा इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में डोनेशन नहीं देगा, बल्कि इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में जो फंड्स हैं वो इंटरनल ट्रांसफर के थ्रू ही आएंगे। तो जो भी फंड्स इंटरनल ट्रांसफर के थ्रू आएंगे, इससे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में जनरल फंड से निकालकर इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में ऐड या इंक्रीज कर रहे होंगे। अब जो ट्रीटमेंट इन चारों तरह के फंड्स की कंट्रीब्यूशन की थी ना, वही ट्रीटमेंट इन चारों तरह के फंड्स के ऊपर आने वाली इन्वेस्टमेंट इनकम की भी है। यानी कंट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट इनकम की कोई अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं है। जो काम इन चारों फंड्स की कंट्रीब्यूशन के साथ किया जा रहा था, वही काम इन चारों फंड्स की इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ भी किया जाएगा। देखिए, अगर इंडोमेंट फंड है, देखिए अगर जनरल फंड है, तो जनरल फंड में जो कंट्रीब्यूशन आती है, इसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज अ इन्वेस्टमेंट इनकम प्रेजेंट करते हो। तो जनरल फंड पे जो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, इस इन्वेस्टमेंट इनकम को भी एज अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में ही प्रेजेंट किया जाएगा। अगर इंडोमेंट फंड है, तो इंडोमेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन आता है, इसे आप डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में इंडोमेंट फंड में इंक्रीज कर देते हो। तो इंडोमेंट फंड पे जो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, इसे भी आप डायरेक्टली इंडोमेंट फंड में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में इंक्रीज या ऐड कर दोगे। अगर एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड है, तो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड में जो कंट्रीब्यूशन आती है, इसे आप इनकम में नहीं, बल्कि डेफर्ड लायबिलिटी या डेफर्ड रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड करते हो। तो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, इस इन्वेस्टमेंट इनकम से भी हम अपने डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड लायबिलिटी के नंबर को ही इंक्रीज करेंगे, बैलेंस शीट में हमारी लायबिलिटी का नंबर बढ़ जाएगा। और इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में इंटरनल ट्रांसफर से पैसा आता है, जनरल फंड से पैसा उठकर इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में आता है। तो जब इस इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड पे इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, इस इन्वेस्टमेंट इनकम को भी डायरेक्टली इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में इंक्रीज के तौर पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में प्रेजेंट कर रहे होंगे। तो जो ट्रीटमेंट इन चारों फंड्स में कंट्रीब्यूशन की है, मोर और लेस वही ट्रीटमेंट इन चारों फंड्स में इन्वेस्टमेंट इनकम की भी फॉलो की जा रही होगी। और लास्ट में अगर हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर
और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स के फॉर्मेट का एक ब्रीफ ओवरव्यू डिस्कस करें। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में आपके पास इनकम्स में क्या क्या आ रहा होगा। आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा, यानी कि वो कंट्रीब्यूशन जो कि जनरल फंड या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड में दी गई, ये आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में एज अ इनकम नजर आ रही होगी। फिर जनरल फंड्स के ऊपर, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, ये इन्वेस्टमेंट इनकम भी आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में एज अ इनकम प्रेजेंट हो रही होगी। और फिर जो हमारी एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन थी, जिससे हमने डेफर्ड लायबिलिटी, डेफर्ड रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड किया था, इसे हम वक्त के साथ साथ अमोर्टाइज करेंगे। तो जो इस डेफर्ड लायबिलिटी या डेफर्ड रेवेन्यू का अमोर्टाइजेशन है, अमोर्टाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन इनकम है, ये आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में प्रेजेंट हो रहा होगा। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में फंड अकाउंटिंग में आपके पास 3 तरह की इनकम आएगी। नंबर 1 अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन अनरिस्ट्रिक्टेड और जनरल फंड, एंड नंबर 3 amortization of deferred revenue that pertains to externally restricted fund। एक्सपेंसेस में आपके पास जनरल फंड के एक्सपेंसेस आ रहे होंगे। एक्सपेंसेस में आपके पास जनरल फंड से जो भी आपने एक्सपेंसेस किए, एनपीओ के ऑपरेशन, एनपीओ के सोशल वर्क के लिए, वो सारे एक्सपेंसेस आ रहे होंगे। जो भी आपने एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड के एक्सपेंसेस किए, वो भी आपके पास एक्सपेंडिचर्स में रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। और अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स की, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स या नेट फंड में हमारे पास एक जनरल फंड का कॉलम आ रहा होगा, एक इंडोमेंट फंड का कॉलम आ रहा होगा और एक इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड का कॉलम आ रहा होगा। इन तीनों फंड्स में हमारे पास कुछ ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे होंगे। जो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस क्रिएट हुआ, हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में जो सरप्लस या डेफिसिट आ रहा होगा, ये सरप्लस या डेफिसिट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट फंड्स में जनरल फंड्स की मूवमेंट्स में ऐड या लेस कर दिया जाएगा। जो आपके पास ये 3 तरह के फंड्स आपके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट फंड्स में प्रेजेंट हो रहे हैं, इसमें जो भी सरप्लस या डेफिसिट है, ये हमारे जनरल फंड के कॉलम में ऐड या लेस कर दिया जाएगा। फिर जो इंडोमेंट फंड की कंट्रीब्यूशन है, जो इंडोमेंट फंड की कंट्रीब्यूशन है, वो इंडोमेंट फंड की कंट्रीब्यूशन आपके पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में नजर आएगी। रीजन बीइंग कि जनरल फंड की कंट्रीब्यूशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जा रही है, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड की कंट्रीब्यूशन डेफर्ड रेवेन्यू में जा रही है, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में तो कोई कंट्रीब्यूशन होती नहीं है। जो इंडोमेंट फंड की कंट्रीब्यूशन है, वो आपके पास इंडोमेंट फंड में एज अ इंक्रीज नजर आ रही होगी। फिर इन्वेस्टमेंट इनकम, अब देखिए जनरल या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड की जो इनकम है, इन्वेस्टमेंट इनकम है, उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाते हो, लेकिन जो इंडोमेंट फंड की और इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड की इन्वेस्टमेंट इनकम है, इससे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं ले जाते। इससे हम अपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में ही इंडोमेंट फंड और इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में एज अ इंक्रीज प्रेजेंट कर रहे होंगे। फिर इंटरनल ट्रांसफर्स, अगर जनरल फंड से एक पैसा उठाकर इंडोमेंट फंड में, जनरल फंड से एक पैसा उठाकर इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो जनरल फंड में नेगेटिव अमाउंट आ जाएगा और इंडोमेंट फंड और इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड के अंदर एक पॉजिटिव नंबर आ रहा होगा। और जब इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड से और इंडोमेंट फंड से खर्चा किया जाएगा, तो इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड और इंडोमेंट फंड का जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता, वो भी आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में एज अ नेगेटिव नंबर दिखाई देगा। इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड से जो खर्चा किया, वो इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड की मूवमेंट में एज अ नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। इंडोमेंट फंड से जो खर्चा किया, वो इंडोमेंट फंड की मूवमेंट में एज अ नेगेटिव नंबर आ जाएगा और हमारे पास फाइनली इन तीनों फंड्स के क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ये सारी बातें जो हमने आज के डिस्कशन में कवर की, दिस इज कॉल्ड फंड अकाउंटिंग, कि कौन कौन सी तरह के फंड होंगे, कौन किस तरह से फंड में जो जो कंट्रीब्यूशन गिरेगा, इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी और खर्चा होगा, इसको हमने किस तरह से अकाउंट फॉर करना है, किस तरह से प्रेजेंट और किस तरह से डिस्क्लोज करना है। आई गेस कि मैंने बहुत सारी बातें आपको कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश की है, लेकिन आने वाले वक्तों में इन्हीं एरिया से पर्टेनिंग हम मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मल्टीपल इलस्ट्रेशंस कवर करेंगे, तो ये सारी चीजें हमें साथ साथ मेमोराइज भी होती जाएगी और इन सारी चीजों पे हमारा हाथ भी साफ हो रहा होगा। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।